हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक में। देखिए, आज मेरा इसका लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कि जो पिछले चैप्टर्स थे उनको हम लोगों ने बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज यू हियर द नेम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जब व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। आपने इसकी सारी स्टडी पिछले चैप्टर्स में कर ली है, ठीक है। चार्जेस अगर रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो वो इंट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, दूसरे चार्जेस के साथ, ठीक है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, इनके टाइप्स, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव जब इंट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करती है, ठीक है। वो फोर्स आप लोग स्टडी करता है। तो एक सिंगल चार्ज वो अपने आसपास एक फील्ड भी बनाता है, ठीक है। वो फील्ड कैसी होती है वो भी आप लोग जानते हैं। वो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होती है वो फील्ड। ये सारी स्टडी आप लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस को कैलकुलेट कर चुके हैं व्हेन चार्जेस एट रेस्ट। तो आपने चार्जेस को रेस्ट पे पूरी तरह से कैलकुलेशन उसकी कर ली है, ठीक है। अब ये जो नया चैप्टर है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा चैप्टर है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें क्या है, इसमें आपके चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस आर इन मोशन, आपके चार्जेस मोशन में हैं, ठीक है। अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी आप लोग एक स्टैटिक चार्ज की स्टडी कर रहे थे, स्टैटिक चार्ज की, ठीक है, जो रेस्ट पे था, ठीक है। स्टैटिक चार्ज में आपने रेस्ट पे उसकी सारी स्टडी की। अब आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ मूव तब करती है, जैसे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज आपका मूव कब करेगा, जब इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो इसमें मोशन आएगा तो ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो इसमें मोशन आ जाएगा, ठीक है। मोशन आ जाएगा तो इसमें फिर आगे के फिनोमेना होने लगेंगे, ठीक है। तो जब आपके चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो होती है करंट। जब आपके चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो हम उसमें करंट स्टडी करने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चार्जेस आर इन मोशन इज कॉल्ड, चार्जेस आर इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सबसे पहला टर्म आप लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। जब द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट होती है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ऑन एरिया, ठीक है। वो ये जो चार्ज है आपका किसी भी एरिया पे एक टाइम टी पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी करंट होती है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द चार्ज flowing through an area in a unit time is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। तो आपकी कोई भी कंडक्टर है आपका, ठीक है, उस कंडक्टर से एक यूनिट टाइम पे कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये सपोज आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इससे एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यही होती है करंट आपकी। तो आई का आप लोगों ने सिग्निफिकेंस देख लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, जैसे कि अगर कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर में क्या है, 20 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, फिर अगले 40 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको इसका करंट निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका करंट कैसे निकालेंगे आप, टोटल चार्ज अपॉन द टाइम टेकन, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, 20 + 40, टाइम टेकन इज 10, ठीक है। 60/10 इज इक्वल टू 6 एम्पीयर। ये आपकी करंट हो गई, ठीक है। यहीं पे एक और आप लोग न्यूमेरिकल इसका देख लीजिए, ठीक है। The numerical is, what is the current flowing, what is the current flowing through a conductor if 1 million electrons are crossing 1 millisecond through a cross section of 8। आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग कैसे करें, पहले तो इसमें चार्ज कैलकुलेट करें, ठीक है। चार्ज इसमें कितना दिया हुआ है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन,
मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो 1 मिलियन 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। तो इसे 1.6 इंटू 10⁻−13, ठीक है। टी आपका कितना दिया हो 10⁻3 सेकेंड, ठीक है। 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड। करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, I = Q/T। क्यू आपका कितना आया 1.6 इंटू 10⁻−13 अपॉन 10⁻3, या आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−10 एम्पियर, ठीक है। ये आपकी करंट आ गई। अब हम लोग इसके आगे जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि इसकी, अच्छा करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है। आप लोगों ने देखा I = Q/T, तो कूलॉम्ब Q/T होता है आपका, ठीक है। तो कूलॉम्ब पर सेकेंड, इसको ही हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। कूलॉम्ब पर सेकेंड को एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ और ये कैसे क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, आप ये देखते हैं कि जब करंट फ्लो करती है तो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इट डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी आप लोग अभी इस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ेंगे, आप लोग सीनियर आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, नई जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये बनना है, ये स्केलर क्वांटिटी स्केलर की तरह आपको ऐड करना है इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको स्केलर की तरह है, क्योंकि ये स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये मतलब डायरेक्शन तो शो करती है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है तो करंट मेरी जो है वेक्टर क्वांटिटी बन जाती, ठीक है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, सपोज ये मेरे चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे इस पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये कोई कंडक्टर आप पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे नेगेटिव, ये प्रोटॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब ये मोशन ऑफ चार्ज तो आप देख रहे हैं इसी तरफ है, ये मोशन ऑफ चार्ज को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको मोशन ऑफ चार्ज को शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट कैसी होगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बह रहा है, कन्वेंशनल करंट इसी तरफ से बहेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में भी बहती है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट बहती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये दोनों करंट आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर जो है आपकी करंट यहाँ से आ रही है, सपोज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 एम्पेयर की करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पेयर की करंट आ रही है, तो ये यहाँ पे करंट जो निकलेगी वो 7 एम्पेयर की ही करंट, क्योंकि ये सिंपल एडिशन शो करती है, ठीक है। ऑल्दो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्दो द डायरेक्शन of current is fixed, but current is fixed, but it follows law of algebraic addition, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी आप लोग सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। ये 4 एम्पेयर की करंट आ रही है, 3 एम्पेयर की, यहाँ से 7 एम्पेयर की आपकी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास कोई चार्ज टाइम डिपेंडेंट एक चार्ज आपको गिवन है, ठीक है। ये आपका टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इज Q = इफ 4t² + 2t + 5 फाइंड I at t = 2 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपने अच्छा मैंने इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में आप लोग देख लीजिए। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, ठीक है। अगर मुझे सपोज़ ये मेरे जो है ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सपोज़ इस
1 सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज, ठीक है। इस 2 सेकेंड में आपके 4 कूलम का चार्ज, ये फिर 1 सेकेंड में आपने देखा 10 कूलम का चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो आपने जब किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर मुझे करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आई हमको निकालनी है जब मुझे लिमिट लगानी है टाइम की डेल्टा टी बहुत छोटे स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डेरिवेटिव में लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मुझे कोई करंट निकाले तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं और उसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t प्लस 5, टी अब कब निकालनी, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपकी चार्ज गिवन है, चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आई इक्वल को मेरा क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t प्लस 5। इसका डेरिवेटिव जब आप लोग निकालेंगे 8t प्लस 2, ठीक है। तो 8t की वैल्यू आप लोग रखेंगे 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 18 एम्पियर की करंट। तो आप लोगों ने टाइम अगर कोई भी जैसे चार्ज अगर आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो आपको चार्ज इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी आपको आती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद एक और न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इफ़, ये आपका CBSE 2015 में आया हुआ है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका CBSE 2015 में आया हुआ है। ये आपका IT ग्राफ है, यहाँ पे T है, यहाँ पे आपका करंट है, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ है कि यहाँ पे जो इसका टाइम है 5 सेकेंड है और यहाँ पे जो इसका टाइम है ये इसका 10 सेकेंड है, ठीक है। ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड, यहाँ पे 5 एम्पेयर की करंट है, ठीक है। अब आपको निकालना है, ये आई और टी के टर्म्स में दिया हुआ है आपको ग्राफ, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अच्छा, अब इसको कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि करंट मेरी होती क्या है, क्यू बाई टी होती है और चार्ज मुझे निकालना है तो आई इंटू टी, ठीक है। अगर ये ग्राफ में आई इंटू टी निकालना है मतलब मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर में कितना एरिया आ रहा है वही मेरा आई टी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका हम लोग ग्राफ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो हमको अगर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हमारा चार्ज निकल आएगा। अब मुझे एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड, ठीक है। तो इनके बीच का जो हाइट होगा वो आप इसको करेंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू जहाँ आपका कितना है सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपका 10, ये आपका हो गया कितना, ये आपका 5 हो गया और ये हो गया आपका 10, 5 प्लस 10 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना 75/2, ठीक है। 37.5 कूलम चार्ज। ये आपने इसकी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अगर आपको कोई भी ग्राफ अगर दिया होगा तो आप लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको आई टी निकालना है, आई और टी का प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग CBSE का उठा लेते हैं, ये भी आपका CBSE में एक बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे आपको चार्ज गिवन है, ठीक है। और यहाँ आपको एक्स एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है। अच्छा, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही क्यों लेते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ही टाइम क्यों, ऑलवेज टी ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस वाई, ठीक है। बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए हमेशा एक्सेस पे ही ली जाती है, ठीक है। इसमें आपको जो ग्राफ गिवन है वो आपका ए बी इस तरह से ग्राफ आपको गिवन है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ पे 8 सेकेंड का है। ये आपके जो करंट है यहाँ पे आपकी 10 एम्पियर शो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका करंट शो कर रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है 20। अब आपको ये यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में निकालना है फाइंड करंट, ठीक है। करंट आपको कैसे निकालनी है, आपको आई का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अच्छा, आप ये दिखाइए, ये देखिए ज़रा, क्यू बाई टी का ही ग्राफ दिया हुआ है। क्यू बाई टी मतलब वाई बाई एक्स,
ये होता है क्या, ये स्लोप होता है मेरा। अब इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ तो मुझे करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो स्लोप इसका कैसे निकालेंगे, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख रहे थे, यहाँ x पे 4 है, y पे 10 है, ठीक है। यहाँ पे x पे आपका 8 है, y पे 20 है। तो इसका स्लोप आप लोग क्या कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10/4। तो यहाँ पे जो आपकी करंट आएगी 4 2 सा 8, 4 5 सा 10, तो ये आपकी करंट आ गई 2.5 एम्पेयर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग अगला जो टर्म है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सपोज आप अगर आपके पास कोई बैटरी गिवन, अच्छा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले आप लोग ये एक समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा सपोज आपके पास ये कंटेनर है कोई, ठीक है, इसमें आपके पास पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने एक होल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने फ्लो होल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा ठीक है, तो यहाँ से इसका पानी फ्लो करने लगा, ठीक है। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो फ्लो करता है यहाँ से लिक्विड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आप लोग निकाल चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को किसी हाइट से पानी पे नीचे गिराना होता है तो इसमें मुझे नो वर्क डन रिक्वायर्ड, नो वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है। ऊपर से पानी नीचे अपने आप गिरता है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे करने में नो वर्क, ठीक है। लेकिन नीचे से अगर ऊपर मुझे पानी ले जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मोटर यूज़ करते हैं अपने घर में, ठीक है, तो आप लोग मोटर के थ्रू अपना पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर से नीचे गिराने में कोई वर्क डन नहीं करना, वो अपने आप गिरेगा। ऐसे ही जो है जब कोई बैटरी होती है, ठीक है, ये आपकी कोई बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी, अच्छा बैटरी की क्या खास बात होती है, आपका जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, ठीक है। करंट जो फ्लो करती है आपके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर इसमें कि इस सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना है, ठीक है, तो मुझे इस करंट को ये जो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंसेस को बना के अगर रखना है, ठीक है, अगर यहाँ से चार्ज केवल फ्लो होते रहे तो एक बार तो यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेंटेन करना है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसके अंदर जो है इस नेगेटिव टर्मिनल से भी इसके अंदर चार्जेस का फ्लो कराएंगे। मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भी हम लोग अगर चार्ज फ्लो कराते हैं तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है, ये प्लस माइनस है। अगर मैं लोअर से हायर अगर फ्लो करा दूँ तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। आपका जो ईएमएफ होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो कराने में जो फोर्स लगता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज ईएमएफ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन transferring unit positive charge from lower to higher पोटेंशियल, ठीक है। लोअर से हायर फ्लो कराने के लिए हम जो वर्क डन करना पड़ता है वो ही ईएमएफ होता है इसका। तो ईएमएफ आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, W/Q, आपने इसको फ्लो कराया, ठीक है। अब हम लोग इसका एक डेफिनेशन और जान सकते हैं, अगर इस पूरे सर्किट में, ठीक है, अगर मैंने इसकी एक डेफिनेशन हम लोग और भी देख सकते हैं, इट इज़ कि अगर इस चार्ज को पूरे क्लोज लूप में घुमाने के लिए भी जो वर्क डन किया जा रहा है वो भी आपका ईएमएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड क्लोज्ड फ्लो, ठीक है। इस सर्कल का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए भी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज लेकर और ये पूरे क्लोज लूप में घूम रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन आपकी और हो गई, ठीक है। अब एक डेफिनेशन इसकी और देख लीजिए कि
जो हमारी इस बैटरी में है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस बैटरी का है 5 वोल्ट की, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, तो इसके क्रॉस मेरा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब ड्रॉप होगा तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, सपोज 4.9 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इससे पूछूंगी इस सर्किट में ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ आपका 5 वोल्ट है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया बैटरी ने, ठीक है। लॉस कहाँ कहाँ हुआ उसके बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन जितना मैक्सिमम इस बैटरी ने प्रोवाइड किया वही आपका ईएमएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द terminal of cell is called EMF, ठीक है। EMF होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को मोशन या चार्जेस को मोशन प्रोवाइड करता है ये फोर्स, ठीक है। कोई अच्छा किसी भी चीज़ को मोशन प्रोवाइड करने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए, ठीक है। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स इसमें लग रही है, ठीक है, तभी ये चार्जेस मूव करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, जैसे मेरे पास अगर कोई सर्किट है, ठीक है, अब ये सर्किट है, ठीक है। अगर मैं ये मेरी 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये मेरा सर्किट है, इसमें मैंने लगाई 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो करंट किस में ज़्यादा बहेगी, ठीक है, ये आपका है I2, ये है आपका I1, तो करंट किस में ज़्यादा बहेगी, आपकी I2 में, क्योंकि इस बैटरी से चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से चार्जेस ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा, ठीक है। तो आपका I2 बड़ा होगा I1 से। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल मेरा किस तरह से डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल मेरा I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to current flowing through a conductor provided that the temperature and external factor remains कांस्टेंट, ठीक है। ये तब डिपेंड करेंगे। अच्छा जब V आपका I के प्रोपोर्शनल है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मेरा जो है कैसे क्वांटिटी तो R हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, जब भी सर्किट में जो चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, उनके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा वो होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। V आपका क्या है, V आपका वोल्ट में होगा, ठीक है। I आपका कैसा होगा, I आपका एम्पियर में होगा, तो R का जो होगा वो आपका ओम्स में होगा, ठीक है। तो अगर मुझे R की डेफिनेशन निकालनी होगी V/I, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ R जो है आप लोग निकालेंगे, यूनिट ऑफ R होगा आपका ओम, ठीक है। और अगर आपको इसका सिंबल बनाना होगा तो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है, अगर मुझे बैटरी का पोटेंशियल नहीं चेंज करना है, फिर भी उसमें करंट का, ठीक है, करंट को अगर चेंज करना है बिना पोटेंशियल को चेंज किए, तो हम लोग उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके उसकी करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ये आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होता है रियोस्टेट, जस्ट अ मिनट, ये आपका होता है
रिओस्टेट, ठीक है। अब आपका है कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्यों है, ठीक है। अच्छा, जब ये बताइए, जब जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस मूव करते हैं। कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये चार्जेस जब मूव करते हैं तो इस कंडक्टर में जितने भी आयंस होते हैं सारे मूव करते हैं, ठीक है। आपको इसमें पता है कि बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आयंस होते हैं ये आपस में जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन कोलिजन की वजह से इनकी स्पीड में ये, मतलब ये चार्ज चाहता है मैं सबसे पहले पहुंचूं, ये चाहता है ये मैं भी पहुंचूं, लेकिन आपस में कोलाइड करके ये नहीं पहुंच पाते हैं। तो इनके बीच में इसी की वजह से रेजिस्टेंस आता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू collision between ions, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे पास कोई छोटा सा कंडक्टर है, ये आपका छोटा सा कंडक्टर है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये मेरा मोटा सा कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसके अक्रॉस, ये जो कंडक्टर है इसमें अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो आप ये देखिए, एक बहुत ही कम डिस्टेंस में अगर फ्लो करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस जो होंगे, जो आपका कोलिजन होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एरिया हम बढ़ा देंगे इसका, ठीक है, ये जो आयंस हैं इसमें, ठीक है, इनमें कोलिजन हाई होगा और इसकी एरिया की वजह से अगर एरिया बढ़ा देंगे तो इसमें कोलिजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द फैक्टर्स, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस का किस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर की लेंथ अगर बड़ी होगी तो ठीक है, तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसका कोलिजन भी ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस बहुत आएगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड कौन सा फैक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कोलिजन कम होगी, ठीक है। अगर उसमें लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, एरिया कम है तो उसमें जो है कोलिजन सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये जो मेरा किस तरह से डिपेंड कर रहा है, 1/a। जब इनको हम लोग कंबाइन करेंगे तो r कैसे प्रोपोर्शनल कर रहा है, r इज इक्वल टू L/a, r इज प्रोपोर्शनल टू L/a। जब इसको ओपन करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को है रो L/a, ठीक है। अब रो होता है क्या है मेरा, रो होता है मेरा रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रो मेरा है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है कंडक्टर वो तो होता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो होता है कॉपर। नेक्स्ट पे जो आता है वो कॉपर आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके थर्ड फैक्टर जो रेजिस्टेंस का डिपेंड करेगा वो होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो तीसरा जो फैक्टर इसमें आएगा, ठीक है, तो वो तीसरा फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थर्ड फैक्टर इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे हो जाएगा आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L/a। अब रो की यूनिट हम लोग जरा पता करते हैं, रो की यूनिट क्या होगी, RA/L, ठीक है। तो ये होगी मेरी ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ये मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगी कहीं ना कहीं ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रो इज़ ओम मीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट मैं आपको बता चुकी हैं, ये केवल ओम होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी वो होती है, जैसे सपोज मेरा इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो थ्रू एन एरिया इन अ यूनिट टाइम
हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये जो हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, किसी भी एरिया में, ठीक है, जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एन एरिया, ठीक है, इन ए यूनिट टाइम। आपका कितना चार्ज इस एरिया में एक यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, यही होती है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें ये चार्ज इसमें यहाँ से निकल रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलरली जो चार्ज जो निकल रहा है, ठीक है, वही आपकी करंट होती है। ये आपका एरिया ए है, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना निकल रहा है वही उसका जो है करंट डेंसिटी होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट flows through an area in a unit time held perpendicular to the direction of flow of करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, जो इसके होता है वो करंट की डायरेक्शन। तो हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं वो लोग जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है इसका। ठीक है, अच्छा ये आपको ये पता है, ये जो होता है क्यू बाई टी, इसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम पे कितना वो होता है, ठीक है, तो वो हम लोगों को आ जाए आई बाई ए। तो ये होती है आपकी करंट डेंसिटी। अगर सपोज़ मेरे पास ये कोई कंडक्टर इस तरह से है, ठीक है, उसमें चार्जेस मेरे इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे चार्जेस इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन उसका एरिया वेक्टर इस तरह से है। ठीक है, एरिया वेक्टर इस चार्ज, ये जो फ्लो ऑफ करंट है इससे जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा चार्जेस के साथ, ठीक है, तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जे हमारा हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो जे हम आई हमारा हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारी करंट होती है, करंट डेंसिटी और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें देखा। ठीक है, करंट डेंसिटी और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट होती है। तो हम लोग ये देखते हैं करंट डेंसिटी जो है मेरा, ये है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।